हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। दोस्तों इस वीडियो में हम दो बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशंस को डिस्कस करने वाले हैं जो कि यूपीएससी कंडक्ट करवाता है। ये दो एग्जामिनेशन है असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर का एंड इन्फोर्समेंट ऑफिसर अकाउंट ऑफिसर का। ये दो पोस्ट हैं ईपीएफओ ऑर्गेनाइजेशन के अंडर। और जब भी इन दो एग्जामिनेशन की नोटिफिकेशन आती है तो बच्चे काफी खुश हो जाते हैं क्योंकि बहुत अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज ये मानी जाती हैं। दोस्तों इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं इन एग्जामिनेशन का सिलेबस क्या होता है, पैटर्न क्या होता है, एलिजिबिलिटी क्या होता है, इसके रिगार्डिंग डिस्कशन करूंगा और आप लोगों को एक क्लैरिटी दूंगा कि किस तरीके से आपको इन एग्जामिनेशन को अप्रोच करना चाहिए। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर भी देना चाहूंगा कि इस पूरी वीडियो में मैं कहीं भी आपको ये नहीं बोलने वाला हूं कि इस एग्जामिनेशन की नोटिफिकेशन 2024 में आएगी या नहीं आएगी, क्योंकि उसके रिगार्डिंग मेरे पास कोई भी क्रेडिबल इंफॉर्मेशन नहीं है। तो उसके लिए आप बाकी यूट्यूब चैनल्स को फॉलो कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इस एग्जाम की सिंसियर तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि भाई 1 पॉइंट सॉल्यूशन हो जहां पर मुझे इस एग्जाम की एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन मिल जाए, तो इस वीडियो में मैं आपको वो सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा और उसके लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल फॉलो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। अगर मैं रिक्रूटमेंट की बात करूं तो हम दो डिफरेंट एग्जामिनेशन की बात करें। एक एग्जामिनेशन है असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर का और एक एग्जामिनेशन है ईओएओ का। तो सबसे पहले आपको इन दोनों के बीच का रिलेशन और इन दोनों के बीच का डिफरेंस समझना होगा। देखिए रिलेशन क्या है कि दोनों ही एग्जामिनेशन एक ऑर्गेनाइजेशन के अंडर दो पोस्ट के लिए है। ईपीएफओ ऑर्गेनाइजेशन है और उसके अंडर दो पोस्ट हैं एपीएफसी एंड ईओएओ। एपीएफसी की फुल फॉर्म है असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, जो कि लेवल 10। देखिए जैसे जैसे लेवल बढ़ता है ना किसी गवर्नमेंट जॉब का, तो उसकी जो क्वालिटी है जॉब की वो बढ़ती जाती है। ठीक है, उसकी पावर्स बढ़ती जाती हैं। तो ये लेवल 10 जॉब है और क्लास 1 ऑफिसर ये होते हैं, क्लास ए ऑफिसर ये होते हैं। ठीक है, मतलब ये एक बहुत ही क्वालिटी जॉब मानी जाती है अगर मैं डिफरेंट जॉब्स की कंपैरिजन में इसकी बात करूं। और अगर मैं ईओए की बात करूं तो लेवल 8 जॉब है और ये क्लास बी जॉब है, क्लास 2 जॉब है। ठीक है, और यहां पर अगर आप लोग ईओ बनते हैं तो आपकी प्रमोशन एज एन असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर होती है। मतलब ये पोस्ट बाद में प्रमोट होकर एपीएफसी बनती है। तो इनके बीच का रिलेशन और डिफरेंस आप लोग समझ गए होंगे कि ये लेवल 10 क्लास 1 ऑफिसर है, ये लेवल 8 क्लास 2 ऑफिसर है। सेम ऑर्गेनाइजेशन में दोनों काम करते हैं और ईओ प्रमोट होकर एपीएफसी ऑफिसर बनता है। तो अगर आप आज ईओ एग्जाम क्लियर करते हैं तो आपको 5 से 10 साल लग सकते हैं एपीएफसी ऑफिसर बनने में। लेकिन अगर आप डायरेक्टली एपीएफसी एग्जाम क्लियर कर लेते हैं तो आप सीधा एक हायर पोस्ट पे पहुंचेंगे विद इन दी सेम ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब दोस्तों अगर मैं इन एग्जामिनेशन की हिस्ट्री की बात करूं तो एपीएफसी एग्जामिनेशन 2002 में हुआ था, 2002 के बाद 2004 में हुआ, फिर 2012 में हुआ, फिर 2016 में हुआ और उसके बाद 2023 में हुआ। तो आप लोग ये कह सकते हैं कि रेगुलर एग्जामिनेशन बिल्कुल भी नहीं है और किसी को गारंटी से पता भी नहीं होता कि एग्जामिनेशन की नोटिफिकेशन कब आने वाली है। लेकिन जब हालात अच्छे हो जाते हैं, जब एक हॉट फेस आ जाता है कि भाई इस एग्जामिनेशन नोटिफिकेशन कभी भी आ सकती है, तो आपको तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि इस एग्जामिनेशन को क्लियर करना उतना इजी भी नहीं है जितना हम लोग सोचते हैं। अगर मैं ईओ की बात करूं तो ईओ एग्जामिनेशन 2017 में हुआ था, फिर 2020 में हुआ और 2020 के बाद अगेन 2023 में हुआ। और दोस्तों वैकेंसीज जब भी आती हैं काफी अच्छे नंबर की आती हैं। तो अगर मैं ईओ की बात करूं तो 400 प्लस वैकेंसीज हमें पिछले 2 बार में देखने को मिली है। अगर मैं एपीएफसी की बात करूं तो 170 150 वैकेंसीज हमें दोनों बार देखने को मिली है। ठीक है, अब बात करते हैं पैटर्न और एलिजिबिलिटी की। दोस्तों पैटर्न और एलिजिबिलिटी में थोड़ा आपको जो है एक सिमिलरिटी और डिफरेंसेस दोनों देखने को मिलेंगे। अगर मैं एलिजिबिलिटी की सबसे पहले बात करूं, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट ये एरिया है, तो एपीएफसी में आप लोगों को एलिजिबिलिटी का थोड़ा ज्यादा ध्यान रखना है। एपीएफसी में मैक्सिमम एज लिमिट फॉर जनरल कैटेगरी टू अप्लाई फॉर दिस एग्जामिनेशन इज 35 ईयर्स, कि अगर आप 35 साल के नहीं हुए हैं। और दोस्तों कट ऑफ डेट कौन सी होती है जिससे हमें कैलकुलेट करनी पड़ती है एज, ये नोटिफिकेशन में मेंशन होते हैं कि भाई उस डेट के हिसाब से आप अपनी कट ऑफ डेट जो है वो कैलकुलेट करिएगा। फॉर एग्जांपल जब ये लास्ट टाइम एग्जामिनेशन होता तो वहां पर 17 मार्च 2023 उन्होंने जो लास्ट डेट थी फॉर्म फिल करने की, उसको कट ऑफ डेट माना था कि इस डेट के रेफरेंस में अगर आपकी एज 35 नहीं हुई है तो आप लोग इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अगर आप किसी और कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको एप्रोप्रिएट एज रिलैक्सेशन है। फॉर एग्जांपल एसटी एसटी के लिए लगभग 5 साल की रिलैक्सेशन है, ओबीसी के लिए 3 साल की एज रिलैक्सेशन है और फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए 10 साल की जो है एज रिलैक्सेशन है। तो ये बात रही एज क्वालिफिकेशन की कि एज लिमिट क्या है। और यहां पर कोई मिनिमम एज लिमिट नहीं है, याद रखिएगा, कोई मिनिमम एज लिमिट प्रिस्क्राइब नहीं कर रखी है कि आप 21 साल के होने चाहिए या फिर 18 के होने चाहिए। ऐसी कोई जो यहां पर बातें मेंशन नहीं करी गई हैं। और अगर मैं एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करूं, क्योंकि जब भी हम बात करते हैं क्वालिफिकेशन की एलिजिबिलिटी की, तो दो एलिजिबिलिटी होती है, एज एलिजिबिलिटी एंड एजुकेशनल एलिजिबिलिटी। तो एजुकेशनल एलिजिबिलिटी में यहां पर दो तरह की फर्दर एलिजिबिलिटी मेंशन करी गई है कि एसेंशियल और डिजायरेबल। एसेंशियल का मतलब यह है कि भाई ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन तो आपके पास होनी ही चाहिए, ये मस्ट है। तो वो क्वालिफिकेशन क्या है कि आप लोगों के पास एक डिग्री होनी चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट, मतलब आप लोग ग्रेजुएट होने चाहिए। दिस इज द बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट जो आप लोगों के पास एजुकेशन की टर्म्स में होनी चाहिए।
दोस्तों यहाँ पर लेकिन कुछ डिजायरेबल क्वालिफिकेशन भी मेंशन करी गई है कि अगर ये क्वालिफिकेशन आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है। ये क्वालिफिकेशंस कौन सी हैं? डिप्लोमा इन कंपनी लॉ और लेबर लॉ और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो अगर इसेंशियल क्वालिफिकेशन के साथ साथ आपके पास डिजायरेबल क्वालिफिकेशन भी है तो शायद आपको इंटरव्यू में प्रेफरेंस मिल सकती है। अब उसका कितना इंपैक्ट है ये किसी को नहीं पता, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं ईओयू की, जो कि अगेन सेम ऑर्गेनाइजेशन का एग्जाम है, तो यहां पर जो एज लिमिट है वो है 30 ईयर्स। मतलब अगर आप कट ऑफ डेट में 30 साल के नहीं हुए हैं और जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं। दोस्तों यहां पर भी जो क्वालिफिकेशन है वो सिर्फ इसेंशियल क्वालिफिकेशन मेंशन करी गई है, यहां पर कोई डिजायरेबल क्वालिफिकेशन मेंशन नहीं करी गई है। एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा कि एपीएफसी एग्जामिनेशन के केस में डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है, लेकिन ईओए एग्जामिनेशन के केस में डिजायरेबल क्वालिफिकेशन नहीं है। यहां पर सिर्फ एसेंशियल क्वालिफिकेशन, और वो क्या है कि बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। अगेन आप लोग ग्रेजुएट होने चाहिए अगर आप इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर रहे हैं। और एज रिलैक्सेशन अगेन यहां पर ऑलमोस्ट सेम है कि एससी एसटी के लिए 5 साल, ओबीसी के लिए 3 साल और फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए 10 साल। दोस्तों इन दोनों एग्जामिनेशन की एलिजिबिलिटी के बारे में अब आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और एक और डाउट जो काफी लोगों को आता है कि भाई फाइनल ईयर स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, तो अगेन इस कट ऑफ डेट पर अगर आपके पास ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पैटर्न की। अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया दोस्तों, ध्यान से समझ लीजिएगा पैटर्न के बारे में। और पैटर्न दोनों एग्जामिनेशन का बिल्कुल सेम है, कोई डिफरेंस आपको पैटर्न में देखने को नहीं मिलेगा। इन दोनों एग्जामिनेशन में 2 फेज होते हैं। पहला फेज क्या है? रिक्रूटमेंट टेस्ट। रिक्रूटमेंट टेस्ट एक ऑफलाइन मतलब आप लोगों को सेंटर्स पे जाना पड़ता है, ऑफलाइन मोड ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव पेपर मतलब यहां पर एमसीक्यू वाले क्वेश्चन आते हैं, आपको कोई आंसर राइटिंग नहीं करनी है, आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, उसके 4 ऑप्शन मिलेंगे, आपको सही ऑप्शन टिक करना है। ऐसा पेपर यहां पर होता है। और इस पेपर में टोटल ड्यूरेशन 2 घंटे की है। 2 घंटे में आपको 300 मार्क्स का पेपर जो है सॉल्व करना होता है। 120 क्वेश्चन होते हैं और हर एक क्वेश्चन इक्वल मार्क्स कैरी करता है, मतलब हर एक क्वेश्चन 2.5 मार्क का है। और आपको अगर किसी क्वेश्चन का आंसर आप लोग गलत लगा देते हैं, आपको अगर नहीं आता तो फिर आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेगा, ना फिर आपका डिडक्ट होगा। लेकिन अगर आप किसी क्वेश्चन का आंसर गलत लगा देते हैं तो उस केस में आपको 1/3 पेनल्टी ऑफ द मार्क्स ऑफ दैट क्वेश्चन मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी क्वेश्चन का आंसर गलत लगा के आ जाते हैं तो उस क्वेश्चन के मार्क्स कितने? 2.5। तो 2.5 का 1/3 0.833 आपकी पेनल्टी लगेगी, नेगेटिव मार्किंग। और ये नेगेटिव मार्किंग कई बार हमारी सिलेक्शन में मेजर जो है कांस्टेंट साबित हो जाती है, तो उसका आपको बहुत ध्यान भी रखना होता है। तो दोस्तों पेपर का पैटर्न क्या है? ऑफलाइन एग्जामिनेशन है, आप लोगों को सेंटर्स पे जाना पड़ेगा। 2 घंटे का पेपर होता है, 300 मार्क्स हैं पेपर के और 120 क्वेश्चन पूछेंगे, हर एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का होगा। और अगर आप किसी क्वेश्चन का आंसर गलत लगा देते हैं तो आपको पेनल्टी के तौर पर 0.833 की पेनल्टी लगेगी, जो कि 1/3 है मार्क्स ऑफ दैट क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं इंटरव्यू स्टेज की, अगर मान लो यहां पर आप कट ऑफ क्लियर कर जाते हैं तो आप नेक्स्ट स्टेज पे जाएंगे जो कि है इंटरव्यू स्टेज। और इंटरव्यू स्टेज का जो पैटर्न है वो क्या है कि यहां पर 100 मार्क्स का इंटरव्यू आपका होगा और यहां पर कैटेगरी वाइज आप लोगों को मिनिमम मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे। दोस्तों एक बात याद रखिएगा कि irrespective of your score in the recruitment test, you have to fetch these minimum marks in order to qualify for the APFC और EU examination। अगर आपके यहां पर 300 में से 300 मार्क्स भी हैं तो भी आपको इंटरव्यू में मिनिमम मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे। अगर आप ये मार्क्स स्कोर नहीं करते हैं तो आपकी सिलेक्शन नहीं होने वाली। तो यहां पर अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके 50 मार्क्स होने चाहिए। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आपके 45 मार्क्स आने ही आने चाहिए। और अगर आप एससी एसटी या फिजिकली हैंडीकैप्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको मिनिमम 40 मार्क्स लेने ही पड़ेंगे। दिस इज द बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट। और फाइनली इन दोनों मार्क्स का सम करके जिसकी जो नंबर है वो कट ऑफ से ऊपर जा रहे होंगे उनकी फाइनल सिलेक्शन होगी। तो यहां पर ये नंबर भी मैटर करते हैं और ये नंबर भी मैटर करते हैं और यहां पर ये नंबर तो पक्का आने आने चाहिए, तभी आपके ये वाले नंबर कंसीडर होंगे, अदरवाइज ये वाले नंबर कंसीडर नहीं होंगे। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए इंटरव्यू की तैयारी भी बहुत जरूरी है इन एग्जामिनेशन के लिए। आगे बढ़ते हैं, सिलेबस की बात करते हैं। दोस्तों सिलेबस में अगर मैं बात करूं तो एपीएफसी एग्जामिनेशन का सिलेबस थोड़ा ज्यादा है और ईओ एग्जामिनेशन का सिलेबस कम है। लेकिन अगर कोई बच्चा एपीएफसी का सिलेबस प्रिपेयर कर लेता है तो ऑटोमेटिकली उसका ईओयू का सिलेक्शन जो है सिलेबस प्रिपेयर हो जाएगा, क्योंकि ईओयू का सिलेबस जो है वो एक सबसेट है एपीएफसी के सिलेबस का। देखिए एपीएफसी के सिलेबस में क्या है, लगभग 12-13 कंपोनेंट है। जनरल इंग्लिश है, तो जनरल इंग्लिश आपकी यहां पर भी है। यहां पर इंडियन कल्चर, हेरिटेज एंड फ्रीडम मूवमेंट एंड करंट इवेंट है। करंट अफेयर्स तो आपको यहां पर भी देखने को मिलेंगे, लेकिन यहां पर इंडियन कल्चर, हेरिटेज एंड फ्रीडम मूवमेंट और यहां पर सिर्फ है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो एपीएफसी के केस में आपको इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज एक्स्ट्रा प्रिपेयर करना पड़ता है एपीएफसी के केस में, ठीक है।
ये पार्ट नहीं है हमारे ईओए का एग्जामिनेशन का। नो डाउट आपको इक्का दुक्का क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ईओए में कल्चर के भी, दोस्तों वो एक्सेप्शन यूपीएससी के केस में हमेशा रहती है, बट सिलेबस में वो मेंशन नहीं कर रखा है। देन पॉपुलेशन डेवलपमेंट एंड ग्लोबलाइजेशन, अगेन ये टॉपिक यूनिक है एपीएससी एग्जामिनेशन में, जो कि ईओए में नहीं आता है, ध्यान रखिएगा ये वाली बात। उसके बाद गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो कि बेसिकली इंडियन पॉलिटी है। प्रेजेंट ट्रेंड्स इन इंडियन इकोनॉमी, अगेन इकोनॉमी वाला सेक्शन सेम है, ठीक है। देन अकाउंटिंग ऑडिटिंग आईआर एंड लेबर लॉ एंड इंश्योरेंस, तो आईआर एंड लेबर लॉ यहां पर भी है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल यहां पर भी है, एंड सोशल सिक्योरिटी यहां पर भी है, लेकिन इंश्योरेंस वाला जो पॉइंट है वो सिर्फ और सिर्फ आपको एपीएफसी के केस में देखने को मिलेगा। कंप्यूटर एप्लीकेशन जनरल साइंस, अगेन दोनों जगह देखने को मिलेगा आपको। यहां पर आपका जनरल साइंस है एंड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन है। एलिमेंट्री मैथ, स्टैट एंड जनरल मेंटल एबिलिटी, तो जनरल मेंटल एबिलिटी और एलिमेंट्री मैथ आपको देखने को मिलेगा, लेकिन स्टैट वाला पोर्शन आपका सिर्फ और सिर्फ एपीएफसी में है। तो अगर मैं आपको एक सिंपल इक्वेशन बना के दूं, तो ईओएओ का सिलेबस प्लस इंश्योरेंस प्लस स्टैट प्लस पॉपुलेशन डेवलपमेंट ग्लोबलाइजेशन एंड प्लस आप लोगों का जो इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज है, दैट इज इक्वल टू एपीएफसी का सिलेबस। तो आप लोगों को ये बात ध्यान रखनी है कि आप लोगों को बड़े गोल की तरफ एम करना चाहिए, एपीएफसी की तरफ एम करना चाहिए, और अगर वो आपका गोल मीट हो रहा है तो आपका ईओएओ जो कि लार्जर गोल का एक सबसेट है वो आपका ऑटोमेटिकली मीट हो जाएगा। और दोस्तों यहां पर अगर आप इस एग्जामिनेशन को अप्रोच कर रहे हो तो ट्रस्ट करो कि इस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के 3 डिफरेंट पार्ट हैं। वो 3 डिफरेंट पार्ट कौन से हैं? पहला पार्ट है आईआर एंड लेबर लॉ, अकाउंटेंसी एंड दी सोशल सिक्योरिटी पार्ट, लगभग 1/3 पेपर वहां से आता है। सेकंड पार्ट इज क्यूआरई प्लस कंप्यूटर एप्लीकेशन, और थर्ड पार्ट है आपका जीएस वाला पार्ट, जो कि हम यूपीएससी की तैयारी में भी प्रिपेयर करते हैं। इन तीनों को आप इक्वली टारगेट करिए। अगर आप किसी भी कंपोनेंट को लो प्रिपेयर करेंगे तो आपकी सिलेक्शन नहीं होने वाली, ठीक है, क्योंकि लगभग 1/3 पेपर इन तीनों पार्ट से आता है। तो अगर आप इस एग्जामिनेशन की तैयारी शुरू कर रहे हैं तो आप इन तीनों को ही एक साथ प्लान करिए, कोई भी चीज नीचे मत लेके जाने दीजिए, क्योंकि अगर आप 2021 का ईओएओ या 2023 का ईओए का पेपर देखते हैं, या फिर एपीएफसी के पुराने पेपर और 2023 का पेपर देखते हैं, तो आप लोगों को एक ट्रेंड नजर आएगा कि पेपर डिफिकल्ट होता जा रहा है और इन तीनों कंपोनेंट्स के क्वेश्चंस काफी मात्रा में आते हैं। तो आपको इन तीनों एरियाज को इक्वली अप्रोच करना पड़ेगा। दोस्तों अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन, ट्रस्ट मी आई कैन सॉल्व योर प्रॉब्लम। आप लोगों को बस कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करना है। और अगेन मैं दोबारा बोलना चाहूंगा कि इस पर्टिकुलर वीडियो में मैंने कहीं भी नोटिफिकेशन की बात नहीं करी है, लेकिन अगर आप इस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपने सोचा होगा कि मैं तैयारी करता हूं, तो आपको ये इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए, ठीक है। दिस ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।